एक सेल सिंपली 2 सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये जो बनी सेल्स ये दोबारा से डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरीके से, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। और सेल क्या होगी, एक सेल से देखें तो हम थाउजेंड्स, पहले तो हम यहाँ थाउजेंड्स ही लिख देते हैं, या हम बोले तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बनती हैं, ठीक है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही बने हैं ना, सब डेवलप होके। इनिशियली क्या थे, सब एक सिंगल सेल ही थे। वो सिंगल सेल में ही जब मल्टीपल डिविजन्स करे तो क्या हुआ, पूरी एक बॉडी डेवलप हो गई, ठीक है। मल्टीपल डिविजन्स हुए सिंगल सेल में तो क्या हुआ, एक बॉडी बन गई, चाहे वो ह्यूमन की थी या इंसेक्ट की थी या प्लांट की थी, कुछ भी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मल्टीपल डिविजन से एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा बन गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब हम ऐसे ये लिखते हैं ना कि एक सेल क्या थी, ये 2 में डिवाइड हुई, तो ये एक सेल साइकिल है। ये कितनी हुई, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल वो है जो एक डिवीजन में पूरा क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। इसमें क्या होगी, सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होंगी, ठीक है। डिफरेंट क्या होंगी, स्टेजेस होंगी। सेल को उन स्टेजेस को पास करना है, ठीक है। सेल क्या थी, ये वाली सेल जैसे थी, ये स्टार्ट हुई, ये सेल साइकिल में एंटर हुई, इसने डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करा, ठीक है। क्रॉस करके जब ये लास्ट में 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, एक सेल, तो इसने क्या करा, इसने एक पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या है, जब एक सेल 2 में हुई तो ये सेल साइकिल फर्स्ट, उसके बाद ये जो न्यू सेल्स बनी ये दोबारा दूसरी सेल साइकिल में, तो ये सेल साइकिल 2 हो गई, सिमिलरली 3, और ऐसे ही सेल साइकिल हमारी चलती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या इवेंट्स जिसमें क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेल साइकिल। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेल डिवाइड हो रही है वो तो है पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल। और जो न्यू सेल्स बन रही है उनको हम बोल देते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। तो 1 पेरेंट सेल से कितनी बन गई, 2 डॉटर सेल्स हमारी बन गई। फिर ये पेरेंट सेल का काम करेगी और इसकी न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, वाई। हमारी बॉडी में कंटिन्यूस क्या हो रही है, जो सेल प्रेजेंट है अभी वो डेड हो रही है, ठीक है। कुछ सेल्स क्या होती है, डैमेज भी हो जाती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट है, टू रिप्लेस डेड और डैमेज सेल, ठीक है। डेड सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना, तो वो सेल कहाँ से रिप्लेस करेगी, जब न्यू सेल बनेगी। न्यू सेल किससे बनेगी, सेल डिवीजन से, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। ग्रोथ जो शो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक सिंपल सेल की बात करें, एक सिंगल सेल थी, ग्रोथ तो ऐसे भी हो सकती है कि वो साइज में बड़ी हो गई, लेकिन हम यहाँ साइज वाली ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल नंबर में इंक्रीज होगी। एक से क्या होंगी, मल्टीपल सेल्स बनेंगी, थाउजेंड्स और बिलियंस और ट्रिलियंस सेल हमारी बन रही हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए और जो ओल्ड सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हमें सेल डिविजन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सेल डिविजन होता क्यों है, किसके थ्रू होता है, सेल साइकिल के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सेल साइकिल क्या हो रहा है, सेल डिविजन क्या है, इतना समझ में आया। फोर्थ पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो फोर्थ पॉइंट है कि जब भी पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी, ठीक है, डिवाइड होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास जो भी सामान है, पेरेंट सेल के पास जो भी सामान है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। सेल में क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, ठीक है, या हम बोले तो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होगा ना इसमें। और साथ के साथ इसमें कुछ ऑर्गेनल्स होंगे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर देयर। तो इसके पास जो भी मटेरियल है पेरेंट सेल के पास, वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड कर देगी, ठीक है। इसके पास सिंगल सिंगल है तो ये पहले क्या करेगी, उसको डबल करेगी
और डबल करके दोनों डॉटर सेल्स को, या ऐसे बोल लो जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपना सामान दे देते हैं, यही होता है ना कि अपने बच्चों को उन्होंने हाफ हाफ इक्वल डिवाइड करके दे दिया। सेम काम यहाँ पे पेरेंट सेल कर रही है, इसीलिए इसको पेरेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इससे दोनों बन रही हैं। ठीक है, इससे दो डॉटर सेल्स बन रही है, इसके बच्चे टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियस था ये। इसने क्या करा, इसके पास जो भी सामान था इसने उसको पहले डबल करा, डबल करके दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल इक्वल इसने डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ आया? ये जस्ट एक इंट्रो है, इसके बाद देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेरेंट सेल जब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई तो पेरेंट सेल का क्या हुआ, इस बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेरेंट सेल कहाँ गई। पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई, पेरेंट सेल खुद ही डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनी है। ठीक है ना, ये समझ गए ना, ये कहीं गई नहीं है, ये जो सेल थी ये बड़ी हुई, बड़ी होके ये डिवाइड हो गई, जैसे हम बैक्टीरिया में कहते थे, तो ये एक से ही दो सेल बनी है। समझ गए? इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या हो रहा है ये, बोलो भाई, क्योंकि एक क्लास में एक डाउट आया था ऐसा, उस बच्चे ने क्लास में पूछा मैम पेरेंट सेल का क्या हुआ। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना, पेरेंट सेल का क्या हुआ। चलो फिर आगे देखते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन हमने देख लिया, सेल साइकिल क्या है, ये सीक्वेंस है इवेंट्स का। इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ क्या है इसमें, स्टेप्स बोल सकते हो, एक के बाद एक स्टेप को सेल क्रॉस करेगी और लास्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उन स्टेप्स में हो क्या रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स मतलब अपना जीनोम या जो भी उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, पूरा डीएनए जो है उसको क्या करेगी, वो डुप्लीकेट करेगी, डबल करेगी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, और जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स थे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, सेल में क्या क्या होता है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गए डिफरेंट, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, उन सभी को डबल करेगी ये, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर सबको डबल करेगी, और बाद में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी, दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे आप देखो स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट था, ये नंबर 1 था, ये सेल थी पेरेंट सेल। ठीक है, येलो वाला जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये दिखाया है इसका डीएनए, जो ग्रीन में और ब्लू में आपको दिख रहा है। इसने क्या करा, इसको डबल कर लिया, ये हो गया ना, पहले ये सिंगल थ्रेड था, अब ये दो दिख रहे हैं, ये एक्स की तरह इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, डबल हो गया। जो अंदर इस सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल था वो भी डबल होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन वो भी डबल होगा। साथ के साथ सेल का ग्रोथ होगा। सेल का ग्रोथ से मतलब है, जब इसके अंदर ये पहले जब ये यहाँ पे थी फर्स्ट स्टेज में थी सेल, तो इसमें क्या था, सेल के अंदर सिंगल सिंगल कंपोनेंट था हर चीज का। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी स्टेप्स में, फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप पे ये पहुंची, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर हर चीज डबल हो गई ना, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा साइटोप्लाज्म का। पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया था, अब 10 माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे मान लो। ठीक है, पहले डीएनए सिंगल सिंगल थ्रेड था, अब डबल डबल थ्रेड है, तो क्या हो गया, इसको ज्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए होगा, तो क्या होगा, सेल का थोड़ा सा साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, जब ये तीनों स्टेजेस हो गई, तो फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, लास्ट में जाके ये दो सेल में देखो डिवाइड होनी शुरू हो गई, ऐसे यहां से पिंच होके ये दो सेल हमारी बन गई लास्ट स्टेज में। ठीक है, ये काम कहाँ होगा, लास्ट स्टेज में जाके। तो ये पूरा एक प्रोसेस है सिंपल तरीके से जो आपको दिखाया है, दिस इज सेल साइकिल। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अभी तक हमने बोला ना कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स है उनको एक एक करके देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये देख लो, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, ये हमने देख लिया क्यों डिवीजन हो रहा है। पहली चीज ग्रोथ शो करने के लिए। ठीक है, और ग्रोथ कैसे, साइज इंक्रीज नहीं, नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। ग्रोथ के लिए क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने देखा था, टू रिपेयर डैमेज टिश्यू और रिप्लेस डेड सेल्स, डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद देखते हैं अब न कितने टाइप्स का सेल डिवीजन है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, दो टाइप का सेल डिवीजन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे।
माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस किस में होता है? जो ये ऊपर वाला दिया है ये होता है सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, सोमैटिक सेल्स मतलब जो हमारी बॉडी में सेल्स है सारी, मोस्टली वो सब क्या है? वो सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स। ठीक है, और एक होती है जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, उनमें होता है मियोसिस। मियोसिस किसमें होता है? जर्म सेल्स में। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल्स होती हैं वो होती हैं जर्म सेल्स। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। माइटोसिस किस में होगा? हमेशा सोमैटिक सेल्स में, जो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है, जैसे कि स्किन हो गया हमारा। ठीक है, स्किन, और देखो आप स्किन तो आउटर मोस्ट है, वो एनवायरनमेंट से हमेशा एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ डेड हो रही है सेल्स, तो उसको कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ठीक है, कोई चोट भी लगती है तो भी स्किन टीयर होती है, तो वहां पर भी जरूरत है। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस सोमैटिक सेल्स में चल रहा है। ठीक है, ऊपर से दूसरी बात, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल सेम है, वो एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। ठीक है, डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल क्या है? बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट कॉपी, एवरी सेंस बिल्कुल सेम है किसी भी मैटर में। और स्पेशली हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितना है? वो भी सेम है दोनों में, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में। ह्यूमन के केस में क्या होगा? जैसे ह्यूमन के केस में क्या होगा क्रोमोसोम नंबर? कौन बताएगा? ह्यूमन के केस में क्या होगा क्रोमोसोम नंबर? हाँ जी, 46 होगा ना। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दो चार बातें माइटोसिस के बारे में, कि इट्स अ इक्वेशनल डिवीजन। पेरेंट सेल डॉटर सेल क्या होंगी? एकदम रेप्लिका होंगी, दोनों क्या होंगी? एक दूसरे की कॉपी है। डॉटर सेल जो बन रही है सिंपली पेरेंट सेल की जैसी है, और क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहेगा। ठीक है, मियोसिस में उससे दूसरा ऑपोजिट है, मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, जर्म सेल्स में यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो सेल्स है, और इनसे क्या बनते हैं? इनसे बनते हैं गैमेट्स। ठीक है, इनसे बनते हैं गैमेट्स, जो फर्दर क्या होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर मीट करेंगे, फ्यूज करेंगे, और क्या? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ये गैमेट्स बनते हैं तो क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है हमारा? हाफ। इसमें सेम है, दोनों में डिफरेंस यही है। माइटोसिस में क्या है? क्रोमोसोम नंबर सेम है। हमारी बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड, तो हम उसको 2n लिखते हैं ना, दो सेट है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स के, तो हम उसको लिखते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाफ हो रहा है क्रोमोसोम नंबर, तो 2n का हाफ हो जाता है n। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे, जो सेल बनेगी, डॉटर सेल बनेगी, वो कैसी होगी? वो क्रोमोसोम नंबर में हाफ होगी मियोसिस में, और माइटोसिस में सेम होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये जब हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस अलग अलग, तब उसमें समझेंगे। ठीक है, तो ये जनरल क्या है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो स्टेजेस भी दी हुई है कि किसके अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं, इनको हम आगे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ बेसिक डिफरेंस देखा माइटोसिस और मियोसिस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फेजेस, जो सेल साइकिल के इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, सेल यहाँ पे थी स्टार्ट, सेल ने क्या करा? स्टार्ट करा सेल डिवीजन का प्रोसेस, तो वो सबसे पहले जाएगी इंटरफेज में। ठीक है, सबसे पहली फेज होगी उसमें इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं, G1, G1 के बाद S, उसके बाद G2। ठीक है, ये तीनों फेजेस किसकी है? ये इंटरफेज की है। इंटरफेज के बाद सेल एंटर करेगी एम फेज में। एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। ठीक है, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में भी दो फेजेस हैं। ठीक है, दो सब फेजेस बोल सकते हो।
माइटोसिस के अंदर दो सब फेजेस हैं, पहली हो गई कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और सेकंड हो गई हमारी साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियो, ये कैरियो लिखा है ना, कैरियो मतलब, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या पता लग रहा है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। पहले सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। तो देखने का मतलब क्या है, जब सेल यहां से स्टार्ट हुई चलना, तो सबसे पहले वो G1 फेज में जाएगी, उसके बाद S फेज में, उसके बाद G2 में, उसके बाद M फेज के कैरियोकाइनेसिस में, और लास्ट किस में जाएगी? साइटोकाइनेसिस में। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस इज फोर्थ, ठीक है, और लास्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस। जैसे ही वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू बाहर निकलेगी लास्ट में, उसमें दो सेल्स बन चुकी होंगी, ये पेरेंट सेल जो थी वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुकी होंगी, ठीक है। अब इस कैरियोकाइनेसिस में भी चार सब स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, जैसे आपने सुना ही होगा जिसने सेल साइकिल पढ़ लिया, प्रोफेज, है ना, मेटाफेज, फिर उसके बाद कौन सा? एनाफेज, और लास्ट इज टेलोफेज, ठीक है। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नाम ये लिखे हैं इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। G1S G2M, इसको ऐसे याद रखते हैं, G1S G2M, ठीक है। इसको अपनी मर्जी से मत कर लेना कि बस मुझे तो याद रखना है कि मैं तो G1 G2 और S और M लिख कर आऊंगा, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस है। सेल इसी प्रोसेस में चलेगी, G1 के बाद वो S में जाएगी, उसके बाद G2 और उसके बाद M, और M फेज में ये चार स्टेजेस ये भी सीक्वेंस में ही चलेंगी, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। क्वेश्चन ये भी आता है नीट वगैरह में, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सीक्वेंस ही बताना है, वो चार ऑप्शन दे देगा, G1 G2 SM MS, G1 G2 कुछ भी बना देगा, ठीक है। तो आपको चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा सेल साइकिल का, ठीक है। तो इसको G1S G2M करके ही याद रखना है, सही है। अब देखते हैं इनमें एक एक फेज में हो क्या रहा है। इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोबारा से ब्रीफिंग दी हुई है कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फर्स्ट इज इंटरफेस। इंटरफेस में थ्री सब स्टेजेस आर देयर, G1S G2, ये क्या है? इसकी थ्री सब स्टेजेस, ठीक है। सिम दोबारा से वही चीज है। और एम फेज, यानी कि एम का मतलब है माइटोसिस, माइटोसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में क्या है? दोबारा से चार स्टेजेस हैं, और साइटोकाइनेसिस सिंपल डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहां तक। सेल साइकिल में दो बेसिक फेजेस है, इंटरफेस, एम फेज, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस को हम बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, ठीक है। प्रिपरेशन फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज। इसमें सेल क्या करती है? इसमें सेल बेसिकली सेल डिवीजन की तैयारी करती है, प्रिपरेशन कर रही है ना, सेल डिवीजन की क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। वो कहीं भी जाने से पहले क्या करेगी? थोड़ी सी प्रिपरेशन तो उसे जरूरत है ना। प्रिपरेशन इन द सेंस, हमने बोला कि डीएनए क्या होगा, हमें लास्ट में पता है ना कि पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनेगी तो पेरेंट सेल क्या करेगी? दोनों को इक्वल इक्वल सामान दे देगी, उसके पास जो भी चीजें थी, सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वो सबको दोनों को इक्वल देगी। तो पहले उसे बनाने पड़ेंगे ना, तो वो बनाएगी कहाँ? वो इंटरफेस में बनाएगी। वो सारा सामान, सारी प्रिपरेशन कहाँ करेगी? इंटरफेस में करेगी, ठीक है। और एम फेज में क्या करेगी? वो सिर्फ डिविजन करेगी, जो भी सामान मिला था उसको डिवाइड करेगी, ठीक है। ये मोटा मोटा इनका काम हो गया, प्रिपरेशन फेज और डिविजन फेज। अब दूसरी बात, दोबारा ये सीक्वेंस ही लिखा है तो ये याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक सेल साइकिल कितनी देर में हो गई? 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि एक सेल दो में डिवाइड हो गई, ठीक है। इन 24 आवर्स में 23 आवर्स क्या करती है सेल? इंटरफेस में रहती है, ठीक है। 23 आवर्स में क्या कर रही है? सिर्फ वो प्रिपरेशन कर रही है, और लास्ट का जो 1 आवर बचता है उसमें माइटोसिस होता है। समझ आया? इंटरफेस क्या है इसका मतलब? पूरा अगर हम साइकिल की बात करें
साइकिल को हम कैसे राउंड से दिखाते हैं ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो यहाँ पर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सर्कल में इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो 23 आवर्स इंटरफेस और सिर्फ 1 आवर माइटोसिस। या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जो ये ब्लू पोर्शन मैंने करा है सर्कल में कवर्ड, दिस इज कंप्लीट इंटरफेस। हाँ, 95% सेल साइकिल का पार्ट इंटरफेस में जाता है और रेस्ट 5% जो बचा ये वाला ऊपर, दिस इज माइटोसिस। ठीक है, ये क्या है, ये माइटोसिस में जाएगा। सिमिलरली बैक्टीरिया के केस में सेल साइकिल का कितना टाइम है, हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया एवरी 20 मिनट्स में डबल हो जाता है, सेल साइकिल उसका कंप्लीट हो जाता है। ईस्ट के केस में ये कंडीशन है 90 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा तीनों का टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारे सीक्वेंस हो गए कि किसमें क्या होगा। सही है, और क्या देखना है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो ये पूरा डायग्राम दिया है, उसी चीज को इन्होंने दोबारा से बताया है कि यहां से देखो इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, यहाँ लिखा है ना इंटरफेस 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 और इंटरफेस, यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। और इसके अंदर 3 स्टेजेस दिए इन्होंने, G1, S और G2। ठीक है, 3 स्टेजेस प्रेजेंट है। इन 3 स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस हमने देखा कि प्रिपरेशन की फेज है, इसके लिए एक मिजनोमर है, इसको बोलते थे कि ये इनएक्टिव स्टेज है या रेस्टिंग स्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है बात। इंटरफेस में जो सेल होती है वो हाईली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। उसमें डिवीजन होता हमें नहीं दिख रहा, लेकिन क्या हो रही है उसमें, तैयारी हो रही है, उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई रेट पे है। ठीक है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है वो सेल। ठीक है, उसे क्या करने हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने हैं, एंजाइम्स बनाने हैं, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज करेगी तभी वो डिवाइड करेगी। तो वैसे तो बोल देते हैं कि क्या है, वो रेस्टिंग फेज में है। ठीक है, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, अंदर ही अंदर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रेट पे चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि माइटोस इंटरफेस क्या है, इंटरमाइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमाइटोटिक क्यों बोल रहे हैं, एक सेल साइकिल थी, फर्स्ट उसमें इंटरफेस होगा, सेल किस में जाएगी, प्रिपरेशन करेगी, उसके बाद एम फेज में डिवाइड होगी। ठीक है, वो डिवाइड हो गई, दोबारा से दूसरी जब ये डॉटर सेल्स बनी, ये दोबारा डिवाइड होंगी ना, तो ये दोबारा से इंटरफेस में जाएंगी, है ना, और उसके बाद दोबारा से डिवाइड हो जाएगी डॉटर सेल। तो डॉटर दो माइटोसिस के बीच में एक इंटरफेस होगी ही होगी ना, अगर सेल साइकिल लगातार चल रही है। सोच के देखो, ये ऑल्टरनेट इवेंट्स है, इंटरफेस माइटोसिस फिर इंटरफेस माइटोसिस। ठीक है, ये पेरेंट सेल का था और ये फिर डॉटर सेल का होगा, ऑल्टरनेट चलेगा ना, ये इंटरफेस माइटोसिस। तो इंटरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमाइटोटिक भी बोल सकते हैं ना, कि दो माइटोसिस के बीच में होने वाला फेज क्या है, इंटरफेस या इंटरमीडिएट फेज। समझ आई ये बात, बोलो बोलो बच्चों, समझ आ गया है ना। अब दूसरा पॉइंट, इंटरफेस में प्रिपरेशन हो रही है, सेल ग्रो हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, 95% पोर्शन सेल साइकिल का किस में जा रहा है, इंटरफेस में। तो इसको हम लॉन्गेस्ट फेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि 23 आवर्स भी यही ले रहा है, 95% पोर्शन सेल का इसमें जा रहा है। ठीक है, 3 सब स्टेजेस हैं इसमें, कौन कौन सी, G1, S, G2, ये हमने देख लिया। अब इनमें देखते हैं इंडिविजुअली क्या क्या हो रहा है। जीवन स्टेज में, जीवन स्टेज में प्रोटीन का सिंथेसिस, यहाँ लिखा है देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बोल लो या एंजाइम्स बोल लो, और डिफरेंट टाइप्स के आरएनएस। ठीक है, ये सब कहाँ बनेंगे, ये जीवन फेज में बनेंगे। साथ के साथ जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और दूसरी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कौन बताएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है सेल में। वो शीतल,
आदित्य समझ आ रहा है? आदित्य चला गया क्या? अच्छा, है ही नहीं। आयुष है ना, पावर देना। तो ये तो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव प्रोसेस है। सेल डिवीजन में क्या चाहिए? बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें पता था ना कि अपने आप डिवाइड हो जाता है, पढ़ा था नहीं हमने माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, अपने आप बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल को एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म हाई चल ही रहा है। तो दोनों केसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का रिक्वायरमेंट है ही है। तो ये क्या होगा, फटाफट मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो रहा है, और सेल का थोड़ा सा ग्रोथ भी शो होगा। सेल क्या करेगी, जब इतना सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया तो थोड़ा सा साइज में भी बड़ी होगी, तो साइज में उसका साइज, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन में ये चीजें याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं, ये कहाँ यूजफुल होंगे? ये इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है, जीवन के बाद क्या होगी, एस फेज होगी। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन, या हम बोले डीएनए रेप्लिकेशन, या हम बोल सकते हैं डीएनए डबल, ठीक है। तो यहाँ जब एस फेज में डीएनए डबल हो रहा है, तो वहां पे भी तो उस प्रोसेस में भी तो कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगे, कुछ एंजाइम्स चाहिए होंगे। तो वो कहाँ बनेंगे, वो जीवन में बनेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि जो स्टेज होनी है उसकी तैयारी के लिए उससे पहली वाली स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल। जो काम एस फेज में होना है उसकी तैयारी जीवन में होगी, जो काम एम फेज में होना है उसकी तैयारी G2 में होगी। समझ आई ना, इतनी सिंपल सी बात है ये। तो एस फेज में जो भी हमें प्रोटीन्स या एंजाइम्स वगैरह चाहिए वो हमारे जीवन में पहले बन जाएंगे, ठीक है, यही चीज ध्यान रखिए। अब G1 क्यों कह रहे हैं, G1 का मतलब है गैप वन, जी का मतलब है गैप, गैप वन बोल लो, या ग्रोथ फेज वन बोल लो, या फर्स्ट गैप बोल लो, ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, ग्रोथ वन, गैप वन और फर्स्ट गैप भी बोल देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ द 4 फेजेस है। फर्स्ट हमने देख लिया कि फर्स्ट है, उसके बाद एस, G2 और एम होंगी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सेल सिंथेसाइज कर रही है एमआरए और प्रोटीन्स, मोस्टली फॉर डीएनए, एस फेज, ठीक है, जो नेक्स्ट फेज होने वाली है उसकी तैयारी हो रही है बेसिकली। एस फेज में क्या हो रहा है, एस फेज इज बेसिकली कमिटेड। ये क्वेश्चन एस फेज से बहुत आता है, G1 G2 से कम आता है। एस फेज से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एस फेज में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है। तो हमें लिखना है कि एस फेज इज डायरेक्टली कमिटेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ भी लिखा है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए क्या हो गया हमारा, डबल हो गया। डबल से क्या मतलब है, अगर 2C अमाउंट था, ठीक है, टोटल अमाउंट जिसको हम 46 क्रोमोसोम्स लिखते हैं या 23 पेयर्स लिखते हैं, उसको मान लो हमने 2C से डिनोट करा, ठीक है, तो वो डबल होके कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्रोमोसोम नंबर जिसको हम बोलते हैं 46, वो 46 ही रहेगा। 2n कंडीशन 2n ही रहेगी, वो 4n नहीं होगी, 2n से 4n नहीं होगा। इस ये होती है डिप्लॉइडी, कितने सेट्स हैं क्रोमोसोम के, ये नहीं होगा। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ सेट्स, कि हमारे अंदर एक क्रोमोसोम का कितना सेट है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे अंदर अगर देखें तो एक एक सेट प्रेजेंट है ना, हर क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर में एक सेट है, उसमें दो होंगे, एक सेट में दो हो गए। पेयर क्या होता है, पेयर में दो चीजें होती है ना। तो एन का मतलब यही है कि कितना सेट है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर दो दो सेट है। तो डबल का मतलब ये नहीं है कि दो से चार चार सेट हो जाएंगे, उसका सिर्फ अमाउंट डबल हो रहा है, ठीक है, अमाउंट, ये क्या हो गया, उसका सिर्फ अमाउंट डबल हो रहा है, यानी कि जो क्रोमोसोम 46 थे उसको हम 2C से डिनोट कर रहे हैं, वो डबल हो गए। डबल इन द सेंस इस डायग्राम में देख लो, हमारे पास ये सिंगल थ्रेड था क्रोमोसोम का और एक ये सिंगल थ्रेड था क्रोमोसोम का। इसने अपनी एक कॉपी बनाई, देखो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट एज इट इज यहाँ लिख दिया मैंने, और इसने जो अपनी कॉपी बनाई वो ये है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ऐसे ये दूसरा थ्रेड था,
इसने क्या करा, अपनी कॉपी बना ली, ये तो एज इट इज है, और इसकी एक और कॉपी बन गई, ठीक है। तो ये दोनों कॉपीज इसने क्या करे, अपना एक सेट बना लिया, ठीक है, अपनी एक कॉपी बना ली, अपना एक रेप्लिका बना लिया। जब माइटोसिस होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बीच में से, यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों डॉटर सेल्स में एक एक पोर्शन चला जाएगा। तो यही कंडीशन रीस्टोर हो जाएगी ना दोबारा से, कि सेल में क्या होगा, एक ही बचेगा लास्ट में, एक ही थ्रेड बचेगा। अभी यहाँ ये कॉपी इसने बनाई है क्योंकि दोनों को देनी है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, जब डॉटर सेल बनेगी तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनको खींच लेंगे, तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, और दोनों में एक एक कॉपी दोनों की चली जाएगी, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। ये बात समझ में आई। ये जो एन चीज होती है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये तब होती है जब क्रोमोसोम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्यूजन कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती है, तो उस कंडीशन में होता है कि 2n से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेट आ गया, तो 2n से 3n हो जाता है, कभी 4n भी हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें 45 हो गए, मान लो 44 हो गए 46 की जगह, तो वो एक अलग कंडीशन है, वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो एस फेज इज बेसिकली फॉर डीएनए डुप्लीकेशन। लास्ट फेज है G2 फेज, ठीक है। G2 में क्या हो रहा है, G2 में बेसिकली G2 के बाद क्या होगी, G1 के बाद S, G2 और M, तो G2 के बाद M फेज आने वाली है, एक्चुअल डिविजन वाली फेज। तो इसके लिए भी कुछ प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो प्रोटीन्स कहाँ बनेंगे और एंजाइम्स कहाँ बनेंगे, G2 फेज में, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और जो सेल का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हुआ था G1 से, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म वगैरह सब साइज में बढ़ ही रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, नंबर सबका डबल हो रहा है, तो वो ग्रोथ तो धीरे धीरे कंटिन्यू होगी ही होगी, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस फॉर प्रोटीन्स जितने भी रिक्वायरमेंट है एम फेज में, वो G2 में बनेंगे, ठीक है, तो G1 में एस फेज वाले बनेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि कंटिन्यू रहेगी सेल ग्रोथ और सेल प्रिपेयर करेगी फॉर सेल डिविजन, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे G0, डायग्राम में समझते हैं पहले। देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ हमने देखा इंटरफेस, इंटरफेस में कौन सा, फर्स्ट G1, इसमें ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। सेकंड में हमने देखा कि डीएनए डुप्लीकेशन, थर्ड में हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस, ठीक है। कैरियोकाइनोसिस हुआ, 4 स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज, ठीक है। उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमें एक सेल से, एक जो ये ऑरेंज वाली सेल थी, साइटोकाइनेसिस खत्म होने के बाद 2 सेल मिल गई है, ठीक है, 2 सेल मिल गई ना। इन दोनों सेल्स को, एक सेल से जब ये 2 सेल्स बनी साइटोकाइनेसिस के लास्ट में, तो इन दोनों सेल्स को डिसाइड करना है कि ये दोबारा डिवाइड होना चाहती हैं या नहीं। इनके पास एक डिसीजन पॉइंट है, इसे डिसीजन पॉइंट हम बोल सकते हैं, या ये डिसाइड करेंगी कि इन्हें करना क्या है आगे। या तो क्या होगा, दोबारा से सेल डिविजन, ठीक है, दोबारा से सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अगर दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली वो किसमें चली जाएगी, दोबारा से इंटरफेस उसमें स्टार्ट हो जाएगा, G1 प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो एक सेल चली गई सेल डिवीजन में और एक ने डिसाइड करा नॉट टू डिवाइड, उसको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में जाएगी, वो चली जाएगी G0 फेज में। किसमें चली जाएगी वो, G1 से निकल के वो G0 में चली जाएगी, ठीक है। इस G1 देखो, ये जो 2 सेल डिवाइड हुई है ना, उसके बाद डिवीजन, सेल डिवीजन तो कंटिन्यूस चलता ही चलता है, वो ऐसा रुक नहीं रहा है। तो G1 में आने के बाद उसके पास कंडीशन है कि या तो वो कंटिन्यू करे G1 में और आगे बढ़ जाए, एस फेज में चली जाए, या क्या करे, वो अरेस्ट हो जाए, इसको बोल देते हैं अरेस्ट हो जाना या रुक जाए, ठीक है ना, रुक जाए। और रुक कर क्या करे, वो G0 फेज में एंटर हो जाए। G0 फेज को बोलते हैं हम क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट बोल दो या स्लीपिंग बोल दो या डॉर्मेंट, जहां पे क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, वो वेट करेगी सिग्नल का कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब डिवाइड होगी, ठीक है। वेट फॉर द रिक्वायरमेंट, जब बॉडी में उस सेल का रिक्वायरमेंट होगा
तब वो डिवीजन स्टार्ट करेगी, अदरवाइज वो क्या होगी, वो मंथ्स तक या सालों साल जी नॉट फेज में ही रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात, जी नॉट फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज, क्योंकि डिवीजन तो नहीं हो रहा लेकिन वो रेस्ट भी नहीं कर रही, ये भी एक तरीके से मिसनोमर ही है। डिवीजन तो नहीं हो रहा लेकिन जो जी नॉट फेज में सेल होती है वो हाईली एक्टिव होती है, उसमें भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो डेड हो जाएगी सेल। ठीक है, तो जी नॉट वाली जो सेल है वो डेड नहीं है, वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बस वो डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, वो वेट कर रही है सिग्नल का कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब डिवाइड होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कुछ डेफिशिएंसी है, ठीक है, या तो मिनरल्स का डेफिशिएंसी है या प्रोटीन्स का, या जो भी रिक्वायरमेंट है सेल को उसका कुछ डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में भी अरेस्ट हो जाती है कि व्हाई टू वेस्ट द एनर्जी। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमने बैक्टीरिया में भी ये चीज देखी थी कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं होते तो वो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होता था ना, वो वेट करता था, वो एंडोस्पोर बना लेता था अपने आप को बचाने के लिए। थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर भी सिमिलर है कि जी नॉट फेज में सेल तब भी चली जाती है जब उसे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ के साथ कंडीशंस सुटेबल नहीं है, तो वो वेट करेगी सुटेबल कंडीशंस का, क्योंकि ये एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसमें क्या चाहिए, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को सेव करना है। ठीक है, तो क्या करेगी, जी नॉट में चली जाएगी, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों डिवाइड हो फालतू में। ठीक है, तो जी नॉट में चलेगी, जी नॉट में जाने के लिए, जाने के बाद वेट कर रही है सिग्नल का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंशिएट हो जाए, लिखा है ना यहाँ पे, सेल इन जी नॉट फेज वो क्या होगी, डिफरेंशिएट भी हो जाती है कभी कभी। डिफरेंशिएट का मतलब पता है किसी को, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, बोलो। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल अभी तो क्या थी, ये नॉर्मल सेल थी, ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट, डिफरेंट से ही आता है, डिफरेंट बन गई, इसको ऐसे बोल सकते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक जो नॉर्मल सेल थी पहले, जो ये थी कि वो कोई सा भी काम में कर सकती है, अभी नॉर्मल सेल थी, अभी स्पेशलाइज नहीं हुई है। जब कोई भी सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज हो जाती है तब हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, वो सबसे अलग हो गई, ऐसे मान सकते हो, जैसे तुमने लिखा है ना डिफरेंट, उसका मतलब यही है। सही है, आपने सही लिखा है, स्पेशलाइज्ड हो गई। मान लो वो हार्ट की सेल बन गई, ठीक है, तो अब वो वही काम करेगी, या वो ब्लड सेल बन गई। ठीक है, स्टार्टिंग में ये टर्म सुना है ना, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स सुना है ना, तो उसमें क्या होता है, वो स्टेम सेल क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, वो कोई सी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जब नॉर्मल सेल क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, वो स्पेशलाइज हो गई, मान लो वो ब्लड सेल बन गई, वो सिर्फ फिर ऑक्सीजन ले जाने का ही काम करेगी। हार्ट सेल बन गई तो वो उसी तरीके से काम करेगी, बोन की बन गई तो वो उसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जी नॉट फेज में जो सेल है वो एक काम ये भी कर सकती है कि वो डिफरेंशिएट हो जाए और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कमिट हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो काम करेगी, और एक प्रॉपर टाइम के बाद, लाइफ स्पैन के बाद, जब सेल का काम पूरा हो गया, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, तो बाद में वो डेड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सही है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है स्पेशलाइज हो जाना किसी भी एक काम को करने के लिए और बाकी काम नहीं करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी नॉट फेज। तुम यहां तक देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक सेकंड में आ गई। इसको देखो, सेल साइकिल को, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इसके बाद जी नॉट देखेंगे बस। ये लिखा है देखो, जी नॉट। ठीक है, इसको एक बार टैली करो।
ठीक है, तो पढ़ाइए, इसमें सेम वही चीज लिखी है कि जी नॉट फेज क्या है, इनएक्टिव स्टेज है। लेकिन इनएक्टिव ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तब भी रहती है सेल। और हम जी नॉट को क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज बोल देते हैं, ठीक है, डोरमेंसी वाली स्टेज, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, सेल या तो सिग्नल का वेट करके दोबारा से सेल डिवीजन में आ जाएगी, जब उसको सिग्नल मिलेगा, जब रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में, तो वो अगेन क्या करेगी, जी नॉट से जीवन में आएगी और डिवीजन स्टार्ट कर देगी, डिवाइड हो जाएगी मतलब। या क्या करेगी वो दूसरे कंडीशन में, वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सही है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। हाँ, परमिशन इन द सेंस जब रिक्वायरमेंट होगी। भाई सेल सिग्नलिंग, एक सेल सिग्नलिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें क्या होता है, सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है कि जब रिक्वायरमेंट होगा हम तभी डिवाइड होंगे। तो वही काम यहाँ पर होगा, वेट करेगी सिग्नल का। मान लो सेल में किसी स्पेशल फंक्शन, स्पेशल सेल की जरूरत है, मान लो मसल सेल की जरूरत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब सिग्नल आएगा कि मसल्स में कुछ वियर और टीयर हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, न्यू सेल का रिक्वायरमेंट है, तब वो वहां से जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस, जिसमें हमने क्या देखा, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ हमने सारे इंटरफेस के स्टेजेस देख लिए, G1S G2M, M नहीं देखा, S तक देखा है, ठीक है, G2 तक देख लिया ये वाला, ठीक है। हमने G1 में देखा क्या हो रहा है, प्रोटीन्स और mRNA का सिंथेसिस जो S फेज में रिक्वायर्ड है। S फेज इज बेसिकली फॉर DNA, ठीक है। और प्रोटीन्स जो बेसिकली माइटोसिस के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो सेल ग्रोथ यहां से स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यू बनी रहेगी G2 तक, ठीक है। M फेज में आके दोबारा क्या होगा, जो ये सब काम हुआ है, डीएनए डबल हुआ है और साइटोप्लाज्म डबल हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स डबल हुए हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा अंदर का सेल का, और लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो M फेज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा हम एक साथ पढ़ेंगे, जितना पोर्शन हम ये बचा है, समझ आया। ये इतना पोर्शन बचा है ना अभी, ये सारा कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस, ये पूरा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो माइटोसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने आगे का पोर्शन पढ़ा है कि सेल तैयारी कैसे कर रही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो बताओ। सीक्वेंस याद रखना है, मेन चीज ये है, साइकिल बना के देख लेना एक दो बार, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी में से आते हैं, क्वेश्चंस आज मैंने बनाए नहीं है एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन तुम ऐसे ही बता दो, चलो मैं पूछ लेती हूँ कि रुक रहे हो या जा रहे हो, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन नहीं तो ऐसे ही ले लेते हैं, इसमें अभी कर बायोमोलिक्यूल्स का करते हैं, चलो। फॉर्म फिल कर दिया, ये इंपॉर्टेंट बात पहले ये बताओ, फॉर्म फिल कर दिया सबने। फॉर्म में तुम ऐसा भी कर सकते हो, जो तुमने टाइमिंग्स फिल करे हैं ना,